चलिए जी, आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्लास फिजिक्स का हो चुका है, जिसमें हम लोग बेसिक बात जान चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह का होता है। पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों है तो रिपल्शन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा बोलिए, आकर्षण होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अट्रैक्शन होगा, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज या डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा बोलिए, प्लस और प्लस रहेगा तो रिपल्शन होगा, दूर करेगा एक दूसरे को। और माइनस माइनस भी रहेगा तो क्या करेगा, दूसरे को दूर करेगा। और अगर प्लस है एक में और एक में माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा एक दूसरे को। अगर एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो इसके पास माइनस, इसके पास प्लस है, तब भी क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज का नाम कौन दिए थे, नाम था उनका बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। ठीक है, और किस वस्तु को इस पर रगड़ते हैं क्या चार्ज आएगा, उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, याद है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यानी कि जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, धीरे धीरे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन एटम से जाके कनेक्ट किए थे। एटम्स के अंदर कितना चीज़ होता है बताइए, 3 चीज़ होता है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। पिछले क्लास में सब पढ़े थे, इसलिए हल्का सा हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, एक क्या होता है बोलिए, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बोलिए, निगेटिव चार्ज होता है। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये कैसा है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, नो चार्ज, आवेशहीन है ये। इसके पास प्लस माइनस आप नहीं लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का पर आवेश होता कितना है सर, तो माइनस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर कितना होगा, इतना ही आवेश होता है, लेकिन प्लस में होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो अमाउंट भी चार्ज का नहीं होगा। यहाँ पर अगर पूछेंगे इसका वजन कितना होता है बोलो, तो इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा कोई आदमी, तो 9.11 गुना 10⁻31 kg, ये होता है वजन किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। अगर पूछेंगे एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा ये होता है हमारे पास 1.6720 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻27 kg। kg का मतलब इन समझिए बहुत भारी है, kg का मतलब देखो 10 पावर माइनस में लिखा हुआ है 27। और मास ऑफ अगर पूछेंगे आपसे न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन, तो ये भी होता है 1.6702 गुना 10⁻⁻27 की, इतना ही होता है इसका वजन। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में होता है बराबर। अब सुनो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच में एक रिलेशन दिखाए थे। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1840 गुना ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। याद आ रहा है, याद आ रहा है। आज का टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि ऑब्जेक्ट। हेडिंग डालिए तो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए हेडिंग डालिए तो, हाँ बोलिए। यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या मैटर भी कह सकते हैं जी। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से करेंगे मैटर का। ऐसे आप पढ़े होंगे, इसमें तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ये सब भी पढ़े होंगे। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसमें डिफाइंड होता है किसमें, वो सब केमिस्ट्री के हिसाब से। फिजिक्स के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट होता है 3 तरह का। एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो करता है कभी फ्लो नहीं करता है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वैसे बनाए कीजिए। ठीक है जी मारिया, ये वस्तुएँ ऐसे करके लिखिएगा, वस्तुएँ। हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन को आप खाली हिंदी में लिख सकते हैं, टॉपिक जो भी रहेगा छोटा छोटा पॉइंट उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। देखो वस्तु 3 तरह का होता है। एक होता है हमारे पास कंडक्टर पदार्थ, यानी कि कंडक्टर, कंडक्टिंग वस्तुएं, सारे सीधा कंडक्टर भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं चालक वस्तुएं।
चालक वस्तुएं, लिखना चाहे तो वस्तुएं लिख सकते हैं। इंग्लिश में खाली हम लोग इसको कंडक्टर ही कह देते हैं, चालक। पहला वस्तु होगा चालक। दूसरा होता है जी इंसुलेटर। इंसुलेटर, जैसे जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वैसे बनाया कीजिए ताकि आपको डायग्राम से चीज़ याद रहेगा। अचालक वस्तुएं, अचालक वस्तुएं, ठीक है। और दूसरा ये हो गया। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, हाँ अभी कर देते हैं इसको ठीक। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक वस्तुएं, इसको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ, पदार्थ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। वस्तुएं भी लिख सकते हैं, सब चलेगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल जिस पर आज के ज़माने में पूरा चिप डिपेंड करता है जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। जितना मेमोरी कार्ड, चिप्स देखते हैं आप, आईसी वगैरह जब बनता है वो सब है सेमीकंडक्टर मटेरियल का, ठीक है। देखो यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से या इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से आवे जो वस्तु होता है वो तीन तरह का होता है जी। एक कौन सा हो गया हमारा कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, चालक पदार्थ। कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसका हो जाता है आराम से फ्लो, उसको बोलते हैं हम लोग चालक पदार्थ। हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होगा, अभी लिखाएंगे इसको हम डिटेल में। यहाँ पर क्या होगा इंसुलेटर, यानी कहने का मतलब ये हुआ इसमें ऊर्जा का हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करेगा। दूसरा क्या है हमारे पास अर्धचालक। ये कुछ ऐसा पदार्थ होता है जी नेचर में जो कभी कभी बिहेव करता है कंडक्टर की तरह और कभी कभी बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। मतलब इसमें ये वाला भी गुण है, ये वाला भी गुण, इसीलिए इसका नाम है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब क्या होता है आधा ना, सेमी सर्कल, जैसे सर्कल का आधा क्या होता है सेमी सर्कल, तो वही कंडक्टर तो है ये, लेकिन कैसा है सेमी है, आधा। कभी बनेगा चालक, कभी बनेगा अचालक, कभी बन जाएगा चालक के जैसे, कभी बनेगा अचालक के जैसा, इसीलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई? तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके इसको देखेंगे। कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल और सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हेडिंग डालिए नंबर 1, जिसका नाम है कंडक्टर पदार्थ। कंडक्टर यानी कि चालक वस्तुएं, चालक पदार्थ, ऐसे लिखो चालक पदार्थ ही लिखो, यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंडक्टर का मतलब सीधा बोलेंगे चालक पदार्थ। चलिए इंग्लिश वाले अभी मेरे साथ साथ लिखिएगा और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अभी रुक जाएंगे। अभी हम इसको कर देंगे ट्रांसफ़र आपका हिंदी में, तो हिंदी में आप इसको लिख लीजिएगा। ज़रा सा इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा तो कुछ डेफिनेशन जो लिखाएंगे इसके अंदर जो ये आएगा आपका एग्जाम्पल, वो सब इंपॉर्टेंट है, उसको आपको धीरे धीरे याद करना। लिखिए द मटेरियल विच ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र हीट एंड चार्ज, हीट एंड चार्ज। चार्ज कहीं पर लिखा हुआ था, समझ जाओ हीट एंड चार्ज। चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चार्ज आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं करंट, चार्ज को हम लोग करंट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, इलेक्ट्रिक करंट। धीरे धीरे यहीं पर आएंगे हम लोग, उसी जगह पर फिर आएंगे लास्ट में। ये चार्ज को ट्रांसफ़र करने का मतलब वही हुआ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। द मटेरियल विच ट्रांसफ़र हीट एंड चार्ज one place to another place through it is called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, is called कंडक्टर। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे वैसा पदार्थ जो ऊष्मा तथा आवेश का, वैसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा तथा आवेश एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित करता है, ऐसे लिखिएगा हिंदी वाले। वैसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा तथा आवेश, है ना, ऊष्मा तथा आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। क्या लिखा है,
एक स्थान से दूसरी जगह प्रवाहित होती है। वैसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा तथा आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती है चालक वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, कहाँ तक लिखी हो? हिंदी वाले बच्चे बताइए, तुम मारिया लिख रहे हो क्या हिंदी में? लिखिए गोल्ड, सिल्वर, ये सब चालक है जी। कॉपर जो हम लोग यूज़ करते हैं, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम और क्या लिख सकते हैं? आयरन, लोहा, ये सब क्या है? चालक है। ETC एट्सेट्रा सब चालक है। एक और देखो पॉइंटेड बार लिखेंगे, हमारे पास एक जो हमारे पास मटेरियल है, इसका नाम है जी मरकरी। मरकरी जानते हैं आप लोग? हिंदी में इसको बोलते हैं पारा। यस, इसका सिंबल क्या होता है? Hg। पढ़े हैं Hg? परमाणु संख्या किसी को याद है इसका? Hg का ये सब हम यहीं लिखा दे रहे हैं। Hg 80 होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है परमाणु संख्या कितना होता है, ये आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में 80 नंबर पर। तो मरकरी यानी कि पारा भी एक ऐसा पदार्थ है, चालक पदार्थ है। मरकरी एक ऐसा पदार्थ है जो लिक्विड अवस्था में पाया। नॉर्मली जो चालक पदार्थ होता है ठोस होता है, जैसे देखो गोल्ड कैसा होता है? ठोस होता है। सिल्वर कैसा होता है? ठोस होता है ना। कॉपर भी तो, एल्युमिनियम देखिएगा, एल्युमिनियम का बर्तन वगैरह जो होता है मजबूत होता है, कड़ा होता है। आयरन, लोहा ठोस होता है। जितना भी चालक पदार्थ होता है वो सब ठोस होता है जी, ठोस। लेकिन एक ऐसा अपवाद में है मरकरी जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये लिक्विड होता है लेकिन फिर भी कैसा है? ये चालक है। तो मरकरी हमारे पास इज ए कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है। और किस स्टेज में पाया जाता है ये? फाउंड इन लिक्विड स्टेज, स्टेट भी लिख सकते हैं, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, मरकरी का एक और नाम भी है जी, मरकरी का एक और नाम है, अगर याद रखना चाहें इसको बोलते हैं वाटर सिल्वर। वाटर सिल्वर का मतलब क्या? मरकरी को अगर आप देखिए ना ध्यान से तो चांदी के जैसा लगेगा आपको देखने में। कभी देखा आप लोगों ने? चमकता हुआ चांदी के जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम है वाटर सिल्वर, या इसको बोलते हैं लिक्विड सिल्वर। ये चूंकि सिल्वर के जैसा चमकता है जी, चमकीला होता है, सिल्वर के जैसा ही होता है ये, इसीलिए इसका नाम है लिक्विड सिल्वर। भी इसी का नाम है, वाटर सिल्वर भी इसी का नाम है, मरकरी का ही। चलिए एक और मटेरियल हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नाम सुना आप लोगों ने? ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट पढ़ रहे हैं अभी? क्या कार्बन और उसके यौगिक में पहुंचे आप लोग? ना पहुंचे अभी? अच्छा, तो ग्रेफाइट पढ़िएगा आप लोग। ग्रेफाइट भी क्या होता है? इज ऑल्सो एक कंडक्टर। ये भी हमारे पास एक कंडक्टर होता है जी, ग्रेफाइट। विच इज़ यूज, ये यूज़ होता है कहाँ? पेंसिल में देखे होंगे, पेंसिल के अंदर जो बीचों बीच में रहता है, जो आप लोग लिखते हैं, कलर करते हैं, स्केच करते हैं, वो कौन सा है? वो ग्रेफाइट है वो। तो ग्रेफाइट ऑल्सो इज़ ए कंडक्टर विच इज़ यूज इन पेंसिल। ये पेंसिल में आपका यूज़ होता है। और एक और लिख दीजिए, जो ह्यूमन बॉडी है, यानी कि हम और आप जो हैं, ये भी क्या है जी? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, प्रिंसिपल लिखा गया क्या जी? ओ हो। वो फ्लो में लिखा गया प्रिंसिपल। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो भी क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एक और बात लिखा दें क्या? ह्यूमन बॉडी जो है वो भी होता है कंडक्टर। प्योर वाटर लिखा है क्या हम? प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर मतलब एक ऐसा वाटर जिसमें बहुत सारा गंदगी मिला हुआ है। पानी तो है लेकिन इसमें क्या है? प्योर नहीं है, गंदगी मिक्स है। तो अगर इम्प्योर वाटर है ये भी होगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरा कहानी है चालक का। लिखे तो पहले इसको थोड़ा समझाते हैं इसमें। हिंदी वाले कहाँ तक लिखे? वैसा पदार्थ जिससे उष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं?
चालक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लिखे सोना, चांदी, तांबा, इसको लिखो। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एल्युमिनियम में लिखाएगा। आयरन, लोहा, ETC। यहाँ क्या लिखेंगे? मरकरी भी एक चालक पदार्थ होता है, यानी कि मरकरी एक चालक पदार्थ है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी भी एक चालक पदार्थ है। ये एक ही चालक पदार्थ है ऐसा जो लिक्विड में होता है। मरकरी यानी कि लिखेंगे पारा। पारा एक चालक पदार्थ है जो लिक्विड अवस्था में, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में इसे वाटर सिल्वर, पानी का चांदी कहते हैं, या कहते हैं इसको लिक्विड सिल्वर, द्रव चांदी भी कहते हैं। ऐसे लिख दीजिए, अपने भाषा में लिखना, और क्या अपने लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखना है जी, दिमाग लगाना है कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही लिखते हैं। ग्रेफाइट जो है इज़ ऑल्सो ए कंडक्टर। ग्रेफाइट भी एक कंडक्टर होता है जो किसमें यूज किया जाता है? पेंसिल में। कभी कभी देखिएगा पेंसिले से हम लोग सॉकेट में डाल देते हैं चेक करने के लिए लाइन आ रहा कि नहीं आ रहा। अब पीछे वाला अगर मान लो खुला रहा, देखो पेंसिल अब जो बनता है ना पेंसिल, पहले पेंसिल ऐसा बनता था, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, नटराज वगैरह का पेंसिल ऐसे ऐसे होता था, ऐसे करके, ये देखो ये ऐसा पेंसिल होता था, ठीक है। बीच में ये वाला एक ठो ग्रेफाइट वाला हिस्सा पीछे से आपको दिखता था, और ऐसे करके यहाँ ये नोक है पेंसिल का। देखा है आप लोगों ने? पेंसिल यूज़ भी करते हैं, अभी भी यूज़ करते होंगे, है ना। ये पेंसिल है मान लीजिए, तो यहाँ जो ये जो घुसा हुआ ना अंदर तक, यहाँ जो दिख रहा है यही है, बीच में काला काला जो बिंदु टाइप का दिखता है आपको, वही है ग्रेफाइट का रॉड। डाल दिया जाता है, इसको आप छिलते जाते हैं, ग्रेफाइट का निकलता जाता है, इससे आप लिखते चले जाते हैं। ये जब कागज़ पर रगड़ते हैं तो काला निशान देता है, इसीलिए उसको लिखने में हम लोग यूज़ करते हैं पेंसिल का। ये कार्बन का एक अपरूप है जी। सुनो, तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले के ज़माने में जब पेंसिल आता था बाहर से, इधर से पीछे से दिखता था ग्रेफाइट का रॉड उसके बीच में डाला हुआ है, तो कुछ आदमी क्या करता था, लकड़ी का ना है उसको सॉकेट में डाल देता था, करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, या तार उर को छूछा करने के लिए, पता चला इधर से डाला, इधर से यहाँ एक तो हाथ रखे हुआ है, मार दिया करंट, तो कैसे दुर्घटना होने लगा। इसके वजह से क्या किया गया, अब जो पेंसिल आता है पीछे उसको छिपा दिया जाता है, इसको पीछे एक तो कवर से छिपा दिया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल से, ताकि आदमी कभी गलती से अगर पेंसिल को टच भी कर दे इधर वाला पार्ट तो उसको करंट ना मारे, पीछे से कवर कर दिया जाता है। आता है इधर खुला हुआ, हाँ तो थोड़ा खतरा है, उससे छूछा ना कीजिएगा बिजली को, ठीक है, तो मार देगा करंट। चलो ह्यूमन बॉडी, हम और आप, जैसे आयरन गर्म हो रहा कि नहीं हो रहा, छू दिए, मिक्सर को पकड़े हुए हैं, मिक्सर चल रहा है, आप पकड़े हुए हैं उसको, मिक्सर में करंट आ गया तो हम ही झंझना जाते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी जो है वो भी क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बहुत बैड, अच्छा कंडक्टर नहीं है कि मतलब इसी से ह्यूमन बॉडी को घुसा दो और इसमें करंट पास करवा दो, ऐसा ना होगा, लेकिन है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर नहीं लेकिन कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर सकता है। और जो इम्प्योर वाटर होता है, जैसे नाली में जो पानी बह रहा है, एक गिलास पानी निकाल लो, गिलास से तो नहीं निकालोगे, मान लो जो पानी अगर निकाल रहा है तो उसमें क्या है, सब मिक्स है, आयरन्स है, और उसमें आयरन्स है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, सबका क्या आयंस भरा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इम्प्योर वाटर जो होता है ना उसमें आयंस बहुत सारा है। और करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, देखो करंट को फ्लो होने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या प्लस माइनस आयंस भी अगर है तो चलेगा। अगर मान लो किसी पानी को हमको बनाना है कंडक्टर, उसमें खाली 1 चम्मच नमक डाल दो, 1 चम्मच नमक डालोगे तो NaCl टूट जाएगा प्लस में और माइनस में, उसके बाद इतना Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा कि खूब इसके अंदर आ जाएगा चार्ज। यही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और ये ही कैरी करने लगेगा, करंट को ढोके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगेगा। तो कहने का मतलब जो इम्प्योर वाटर होता है, जो फिल्टर से आपने नहीं निकाला, साफ नहीं है, उसमें कोई भी आयंस वगैरह नहीं है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, तो अगर ये इम्प्योर है तो वो भी क्या होगा, बोलो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें हीट और चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसमें जा सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो बोलते हैं कंडक्टर। जैसे लोहा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। कभी कभी आपने देखा है लोहे के बर्तन में, जैसे ताबे पर रोटी बन रहा है, तो देखो ताबे का ये वाला जो हैंडल होता है, चूल्हा जल रहा है यहाँ पर, है ना जी, गैस यहाँ पर जल रहा है और यहाँ रोटी बन रही है, और लेकिन गर्म यहाँ हो जाता है। बोलो तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, गर्म यहाँ हो रहा है और हम लोग को महसूस यहाँ पर हो रहा है, जबकि आग इधर जल रहा है यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आयरन का हमारे पास आयरन का ताबा है, ताबा। अब नॉर्मली ताबा पर देखिएगा एक तो हैंडल पर लकड़ी का बेत लगा दिया जाता है ताकि आदमी को गर्म न लगे, है ना, नहीं तो हाथे जल जाएगा आदमी का। या फिर हैंडल इतना लंबा किया जाता है कि हीट यहाँ तक आते फिर ठंडा आ जाए, है ना, कम गर्म लगे, इसे तावे का हैंडल लंबा रखा जाता है। बगल में सटा देगा ना तावे का हैंडल, तो इसको छुइएगा तो आपका हाथ जल जाएगा,
है ना, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो जिस मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ये सब एग्जाम्पल उसी का है, जितना चीज़ का बनाइएगा ना सब एग्जाम्पल है। पारा क्या है हमारे पास, ये भी कंडक्टर, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो लिखना ही भूल गए हम लोग, लिखेंगे हम लोग बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बोलो, सिल्वर। हेडिंग डाली नीचे में सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ, इसमें सबसे अच्छा बोलेगा चालक कौन सा है, तो ये वाला पकड़ेंगे हम लोग, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर सिल्वर का तार लगा दें पूरे घर में, वायरिंग को उखाड़ के सिल्वर का लगा दो, अगले दिन चोर आएगा, आप ही का तार उखाड़ के ले जाएगा, सोना को भेज देगा। देखो तो अभी लोहे का तार न छोड़ता है, कॉपर वाला तार देखो, यहाँ तार कट रहा है, वहाँ तार कट रहा है, रोज़ तार कट रहा है गली में। तो अगर चांदी का तार लगा दे तो क्या होगा जी मारिया, अगले दिन चोर का हो जाएगा आक्रमण, पता चला आपका पूरा तार शॉर्ट, घर का बिजली कट। तो इसलिए सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं कि सिल्वर इतना है कि जाके जो हमसे मंदिर उठा लीजिए, लोहा बहुत ज़्यादा है, कॉपर बहुत ज़्यादा है। कॉपर का क्यों बनाया था सर, तो कॉपर के अंदर एक खूबी है, देखो कॉपर और सिल्वर दो ठो मटेरियल, सॉरी कॉपर और यहाँ एल्युमिनियम दो ठो यूज़ किया जाता है तार के अंदर। कभी कभी आपने देखा होगा कंडक्टिंग वायर के अंदर जो तार रहता है वो एल्युमिनियम का रहता है, वाइट रहेगा, देखा आपने ध्यान से। इसमें एक तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ज़्यादा हीट होगा ना ये तो गल जाता है, और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो तार गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या होगा, गर्म होगा तो फिर जलेगा। तो इसमें थोड़ा सा गर्मी को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम है, और ये थोड़ा ज़्यादा इसे खींचोगे ना टूट जाएगा भी इससे, मैंने ज़्यादा इसमें मेटालिक स्ट्रेंथ जो है उसका ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इस एल्युमिनियम को हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए बोलते हैं कॉपर का वायर हमको चाहिए। कॉपर का वायर बहुत दिन तक आपका चलेगा, खींचिएगा तो बहुत ताकत है उसके अंदर, लंबा टाना तक भी जा सकता है तार। इसीलिए देखिए कॉपर का वायर अंदर में रहेगा आपका लाल लाल, अगर लाल है तो समझ जाओ कौन सा वायर है, कॉपर का वायर है। कॉपर का वायर में इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, खींच के भी रखिएगा, तन्य होता है ये, है ना। और दूसरा बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत कम करता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोध कम है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर को। एल्युमिनियम का इससे भी कम प्रतिरोध है, लेकिन ये सिल्वर का, लेकिन महंगा बहुत है, इतना महंगा है कि आप पहनने के लिए तो हम लोग सोचते हैं कि चांदी खरीदना है, सोना खरीदना है, तो तार कहाँ से कौन बनाएगा ना जी। पहनने के लिए आभूषण में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं चांदी का, तो उसी के लिए सोच के खरीदते हैं कि 100 ग्राम खरीदें कि 50 ग्राम खरीदें। अब तार इसका बना देंगे तो कितना महंगा हो जाएगा, भले बिजली का बिल कम है लेकिन बिजली के बिल से तो ज़्यादा महंगा ये तारे लगाने में लग जाएगा हमको, इसीलिए ये यूज़ नहीं करते। बात समझ में आई। सबसे अच्छा कंडक्टर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, चांदी होगा, खेल खत्म इसका। लिखिए औचालक पदार्थ नंबर 2, इंसुलेटर, औचालक पदार्थ। कुछ बात हम हिंदी में बोल देंगे, आपको समझ में आ गया तो अपने हिसाब से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंसुलेटर में क्या होगा, एक ऐसा मटेरियल जिसमें हीट और चार्ज एक दूसरे दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करता हो। सेम इसका उल्टा डेफिनेशन चला जाएगा। चलिए लिखिए तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द मटेरियल, एक तो आप चूँकि अच्छे समझ चुके हैं तो थोड़ा हम शॉर्टकट भी से मारेंगे। द मटेरियल विच कैन नॉट, विच जो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, विच कैन नॉट ट्रांसफ़र, नॉट ट्रांसफर हीट एंड चार्ज, जो हीट को और चार्ज को, चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ भी चार्ज वर्ड लिख देंगे समझ जाओ इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले हैं आगे चल के। थ्रू इट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड इंसुलेटर। चलो जी, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि हीट को और चार्ज को अपने अंदर से पार होने नहीं देता है, बोलो जी। प्लास्टिक, सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्लास्टिक, एकदम ठीक दिमाग में आया आपके पहली बात। बोलिए अगला बताइए। प्लास्टिक सर, यस। वुड, लकड़ी, वेरी गुड। और बोलिए रबर, और बोलो रबर के बाद बोलो ग्लास, जो देखते हैं आप लोग, कांच,
कांच भी कैसा है मटेरियल, पूछेगा ग्लास कैसा मटेरियल है तो बोलेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल, करंट इधर से उधर पास नहीं कर पाएगा। बहुत हो गया मेरे ख्याल से, और भी इसमें एग्जांपल है क्या? देखो जी, वुड है, प्लास्टिक है, हाँ प्योर वाटर, यहाँ पर लिखो प्योर वाटर, देखो यहाँ लिखा था इम्प्योर वाटर, कहाँ लिखे थे इम्प्योर वाटर, यहाँ आएगा प्योर वाटर। प्योर वाटर अगर है एकदम साफ पानी जिसमें आयंस वगैरह नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। एग्जाम में आता है प्योर वाटर क्या है, तो प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो है आता है खराब चालक के अंदर, मतलब नहीं के बराबर करंट फ्लो करेगा, बैड कंडक्टर है, यानी कि अचालक में आता है। प्योर वाटर किस में आता है बोलिए, अचालक यानी कि इंसुलेटर में आता है। ग्लास, कांच, प्लास्टिक हो गया, वाटर, रबर भी लिखी दिए, सफिशिएंट है इतना, काफ़ी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए इंसुलेटर में, ये बात समझ में आ गई? हिंदी वाले लिखे क्या, हिंदी वाले लिख लिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर ऊर्जा हीट यानी कि क्या, ऊष्मा तथा आवेश प्रवाहित नहीं हो सकती है, अचालक पदार्थ कहलाती है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ग्लास इत्यादि ETC। ठीक है, प्योर वाटर के बारे में यहाँ से आएगा एग्जाम में। प्योर वाटर क्या होता है जी, बोलिएगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होता है, यानी प्योर वाटर जो है, जो प्योर वाटर होता है वो आता है इंसुलेटर के अंदर, ये एक इंसुलेटर होता है। खाली कोई वाटर बोले तो पूछिएगा कौन सा वाटर, प्योर वाटर या इम्प्योर वाटर, कुछ मिला हुआ है उसमें तो सर कंडक्टर बन जाएगा, कुछ मिला हुआ नहीं है, एकदम साफ पानी है, आयंस वगैरह उसमें है ही नहीं, इसका मतलब होगा बैड कंडक्टर, इंसुलेटर के जैसा काम करेगा। जैसे इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा एकदम बन जाएगा शानदार कंडक्टर ये। चलिए हेडिंग डालिए सेमीकंडक्टर, नंबर 3, एकदम थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे आगे। सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं जी अर्धचालक वस्तुएं, अर्धचालक, आधा चालक, अर्धचालक वस्तुएं। अर्धचालक, देखो ये पदार्थ थोड़ा सा जो है ना नए तरह का है, हो सकता है ये आप पहली बार देख रहे होंगे, अर्धचालक। इसमें जो 2-3 ठो अर्धचालक है उसका नाम आपको याद रखना है, जो कि यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। सेमीकंडक्टर लिखिए तो, द मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल विच बिहेव्स, जो बिहेव करता है, बिहेव्स एज इंसुलेटर। हिंदी वाले रुक जाइएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। इंसुलेटर एट मिनिमम टेम्परेचर, एट मिनिमम टेम्परेचर, कम तापमान पर, है ना, तापमान पर डिपेंड करता है ये टेम्परेचर। ज़ीरो डिग्री केल्विन कहते हैं इसको, 0 डिग्री केल्विन पर। एंड लाइक कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेगा एट रूम टेम्परेचर, जैसा रूम में आपके तापमान होता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग जो है ना 25 डिग्री 30 डिग्री मानते हैं जी, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ये होता है रूम का टेम्परेचर, जिस रूम में हम लोग रहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको केल्विन में देखेंगे, केल्विन में, तो ये होता है लगभग 300 केल्विन के बराबर होता है, 300 के बराबर होता है रूम टेम्परेचर। अगर कोई आदमी पूछे बताओ रूम टेम्परेचर कितना होगा, तो रूम टेम्परेचर यही 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ये रहता है। पानी खौलता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। कभी कभी गर्मी में देखिएगा, जब गर्मी होता है ना तापमान, तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो गर्मी में सोच लीजिए कि 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस जो आता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया। गर्मी का एकदम मौसम जब रहता है जून जुलाई में, तो 50 से कभी कभी 55 भी चला जाता है, तो उतना ज़्यादा गर्मी। और रूम के अंदर जाइएगा तो रूम के अंदर आपको मिलेगा यही वाला नॉर्मल टेम्परेचर 30 से
25 से 30 डिग्री। जैसे अभी हम लोग जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? अभी ठंडे का मौसम है तो 20 होगा, 22 होगा, कुछ ऐसा ही होगा। और अपने घर में चले जाइएगा तो 18 डिग्री, या धीरे 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 देखिएगा ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो 8 डिग्री, 7 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है। 0 डिग्री चलाया तो बर्फ़ जम जाएगा फिर, है ना। 0 डिग्री पर क्या होता है? बर्फ़ जम जाता है। तो ये वाला जो टेम्परेचर है इसका रूम का टेम्परेचर कहते हैं इसको, जिस रूम में हम लोग रहते हैं नॉर्मली गर्मी के दिन में। तो ये होता है या तो 30 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा या तो 300 केल्विन होगा। इसमें एक तो रिलेशन भी हम आपको लिखा देते हैं, लाइक रूम टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सेमी कंडक्टर। इसको जो है जितना पढ़ाते हैं उतना ज़रा एक बार घर पर ज़रूर देखा कीजिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे हम आपसे पूछेंगे क्या है इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है देखो जी कार्बन, सी से जी लिखते हैं कार्बन। अगला एग्जाम्पल इसका है सिलिकॉन। तीसरा एग्जाम्पल इसका है जर्मेनियम। ना, जर्मेनियम उसमें चला, डायमंड उसमें चला जाएगा, बैड कंडक्टर इंसुलेटर में है। डायमंड क्या है? कांच है ना, है कांच का स्पेशल फॉर्म है, तो डायमंड जाएगा उसमें। हाँ देखो, कार्बन का ही अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट दोनों, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ग्रेफाइट कैसा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ग्रेफाइट से करंट फ्लो कर रहा है, इससे करंट आ रहा है, पेंसिल वाला जो ग्रेफाइट, जबकि दोनों किसका है? कार्बन का ही क्या है? अपरूप है। कार्बन का ही 2 हिस्सा, लेकिन दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है। प्लेटिनियम तो दूसरे तरह का पदार्थ हो गया जी, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। प्लेटिनियम हो गया या यूरेनियम हो गया, वो सब आपका जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया, है ना। उसका अलग ही खूबी है, अलग ही गुण है, ये इसके अंदर ना आएगा। सिलिकॉन आएगा जल में, सिलिकॉन SI से लिखते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना, कोई बताइए? सिलिकॉन कितना नंबर पर आता है? कोई आदमी बोलिए। हाँ 14 पर आता है, वेरी गुड। सिलिकॉन 14 पर आता है। कार्बन बताओ? 6 पर आता है, वेरी गुड। जर्मेनियम याद है किसी को? जर्मेनियम याद है क्या? जर्मेनियम आता है 32 पर, इसको याद कर लोगे, सेमीकंडक्टर में GE से लिखते हैं इसको, GE से लिखते हैं। जर्मेनियम आता है कितना पर? परमाणु संख्या इसको होता है 32। 3 तो सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिलिकॉन, चिप वगैरह बनाने में, IC बनाने में यही यूज़ होता है सिलिकॉन। मेमोरी कार्ड बनाने में सिलिकॉन का बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है। आगे चल के अगर कभी मौका मिलेगा आपको इंजीनियरिंग करने का तो सिलिकॉन जर्मेनियम खूब पढ़िएगा, ठीक है। SI और अच्छा, इसमें जितना भी मटेरियल है अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, सिर्फ सबके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयर करने वाला। जो कार्बन का कितना होगा? पहला में 2 और दूसरा में 4, 2 4 हो गया। इसमें आइए, सिल्वर में कितना होगा? 2 होगा और 8 होगा, और कितना होगा बोलो? 4, 2 8 4 14। जर्मेनियम में आइएगा तो आएगा 2 8 18, तो कितना हो गया? देखो 18 2 20 और 8 28 और 4 32। ऐसे ना होता है संख्या जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आता है, पहला सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 है। किसके हिसाब से निकालते हैं? ऐसे करके 2n स्क्वायर, याद आ रहा है? 2n स्क्वायर करके n का मान 1 रखेंगे तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन, n का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन, n का मान 3 रखेंगे, 3 3 9 दूनी 18, और चौथे में अब 4 तो बचा ही है, इसीलिए चौथे में 4 होगा। तो ये जितना भी मटेरियल लिखा हुआ तीनों का जो मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये जब भी करता है तो शेयर करता है जी, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कहने का मतलब आप मेरा लेके काम चलाइए, हम आपका लेके काम चलाते हैं ना, ये मामला है। पूरा ट्रांसफ़र ना कर देगा, दे नहीं देगा। चलो, तो क्या कर देगा? ये जो ऐसा मटेरियल जो बिहेव करता है मिनिमम टेम्परेचर पर इंसुलेटर के जैसा, एंड लाइक कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर का बिहेव करता है, ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर, यानी कि अर्धचालक वस्तुएं, अर्धचालक। हिंदी वाले लिखे हैं क्या इसको? कार्बन ऐसे लिखिएगा, सिलिकॉन भी ऐसे लिखिएगा, जर्मेनियम ऐसे ही लिख दीजिएगा। लिखिए हिंदी वाले लिखिए तो इसको, इंग्लिश वाले कंप्लीट कीजिए इसको। हिंदी वाले लिखिए, वैसी वस्तुएं जो न्यूनतम तापमान पर यानी कि यही मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान यानी कि 0 डिग्री केल्विन, ऐसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में करके, यहाँ पर लिखे होंगे हम 0 डिग्री केल्विन, न्यूनतम तापमान पर कुचालक की तरह व्यवहार करती है। न्यूनतम तापमान पर कुचालक या औचालक, इसे पहले दिखाए थे, औचालक बोले कुचालक बोले एक ही बात है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है तथा कमरे के तापमान पर
तथा कमरे के तापमान पर चालक की तरह व्यवहार करती है अर्धचालक कहलाती है। फिर से सुनिएगा, वैसी वस्तुएं जो न्यूनतम तापमान पर कुचालक की तरह व्यवहार करती है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है तथा कमरे के तापमान पर चालक की तरह व्यवहार करती है अर्धचालक पदार्थ वस्तुएं कहलाती हैं। हो गया जी मारिया, फिनिश। पढ़ो जी, सालेहा पढ़ो तो क्या लिखी हो। मारिया हो गया तुम्हारा। देखो जी, केल्विन में एक तो नोट में यहाँ लिखेंगे, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा। केल्विन बराबर होता है 273.15 अब प्लस में सेल्सियस। चलो इसको लिखो तो, यानी अगर कोई पूछे बताओ 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा केल्विन में, तो 30 यहाँ लिख दो, जोड़ दो इसमें 30, है ना, 303 हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 303 केल्विन हो जाएगा। कोई पूछेगा 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में 273 डिग्री, है ना, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि बताओ जी केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है। कौन कौन हो गया ना, कोई आदमी पूछे आपसे बताओ 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, इधर ध्यान दो, अच्छा इधर ध्यान दो, तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ लिख देंगे 30, 273.15, नॉर्मली 273 भी चलता है, 1 पॉइंट छोड़ दीजिएगा तुम, 30 और जोड़ दीजिएगा 273 में 30 तो कितना होगा 303.15। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 30 डिग्री सेल्सियस बोलो या 300 केल्विन बोलो, बात बराबर, ये रूम टेम्परेचर होता है ना। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 303 केल्विन बोलिए, बात बराबर है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है 100 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, दाएं बाएं करके आपको निकाल लेना, निकाल लीजिएगा। बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा। आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर। अब देखो जी, आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। जैसे कि तो अब एकदम टू द पॉइंट लिखाते हैं, ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं, आते हैं मेन अपने टॉपिक पर। लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। देखो जी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जो है दो तरह का होता है। एक हमारे पास है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक रुका हुआ। एक हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं धारा विद्युत, इसको क्या बोलते हैं, धारा विद्युत। ये है स्थिर विद्युत और ये धारा विद्युत। दोनों में देखो क्या फ़र्क है, हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ना आपको, ये आप जाके क्लास 12 में पहला एक्सरसाइज यही पढ़िएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हो गया सबका लिखा हुआ, जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे बनाइएगा, इसमें मोटा मोटी बात लिखेंगे, ज़्यादा डेफिनेशन न लिखने वाले। चलिए राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो जी, कहता है दो पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो अध्ययन करते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज, दोनों में स्टडी करते हैं चार्ज का, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज अगर रुका हुआ है, सुनिए, चार्ज अगर रुका हुआ, चल फिर नहीं रहा है कहीं पर, रुका, स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब है तो रुका हुआ। अगर हम रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत। क्या बोलेंगे, इसमें रुके हुए चार्ज का अध्ययन किया जाता है। क्या लिखेंगे इसमें हिंदी वाले, इसमें रुके हुए चार्ज का, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी में शॉर्टकट यहाँ पर डेफिनेशन लिखा दी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक,
स्टैटिक्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हो गया हमारा, यानी कि यहाँ पर चार्ज कैसा होगा जी, चार्ज होगा रेस्ट में, नो मोशन, यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा, नो मोशन। यहाँ पर चार्ज चलेगा नहीं, चार्ज रहेगा रुका हुआ। चार्ज अपने जगह पर बैठा हुआ, जैसे देखो ये मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ देखिएगा लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर हम 50 तो चार्ज दे दिया, तो जहाँ पर चार्ज देंगे वहीं पर चुपचाप से बैठा रहेगा, इधर उधर न भागेगा। ये कहे कि ये लकड़ी का टुकड़ा कैसा होता है, बोलिए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, लकड़ी का टुकड़ा कैसा होता है, बोलो जी सादिया। लकड़ी का टुकड़ा सर इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता एक जगह दूसरी जगह। प्लास्टिक है, मान लो प्लास्टिक का टुकड़ा है, मान लीजिए रबर का टुकड़ा है, जहाँ पर चार्ज बैठा दीजिएगा वहीं पर चुपचाप से बैठा रहेगा, इधर उधर ना हिलेगा ना डोलेगा। तो अगर हम ऐसे चार्ज का अध्ययन कर रहे हैं जो चार्ज एक जगह रुका हुआ है, ऐसे चार्ज को क्या बोलेंगे, ऐसे चार्ज के अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आइए यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर मान लीजिए चार्ज भाग रहा है, रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, गाड़ी पे बैठा दिए इसको, चल रहा है, लेकिन कोई आदमी इसको चल रहा, भाग रहा, तार के अंदर दौड़ रहा है चार्ज, तो क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज दौड़ रहा है जी, मोशन में है, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही पढ़ना आपको, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा बोलेंगे। इसमें आवेश के गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आवेश रुके हुए अवस्था में अध्ययन किया जाता है। इसमें आवेश का अध्ययन, ऐसे लिखोगे, इसमें आवेश का अध्ययन गति की अवस्था में किया जाता है। गति का मतलब दौड़ने वाला, स्पीड। इसमें आवेश का अध्ययन गति की अवस्था में किया जाता है। इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा जी, मान लो ये हमारा कॉपर का वायर है, कॉपर का क्या है जी, वायर है। इसमें अगर आप चार्ज दीजिएगा तो अपनी जगह पर रुकेगा नहीं, ये दौड़ दौड़ के कोना पर पहुंच जाएगा, सब पहुंच जाएगा बाहर, अंदर कुछ नहीं रहेगा। अगर कॉपर का वायर है तो देखो, अगर प्लस चार्ज दे देंगे ना इसमें, तो कोई भी चार्ज अंदर बैठा हुआ नहीं रहेगा, सब बाहर रहेगा। बोलो तो क्यों, कोई आदमी बताइए तो ज़रा सा, देखें अभी हल्का हल्का आपको याद है कि नहीं है। ये हमारा कॉपर का वायर है, चलो सुनो, ये मान लीजिए प्लास्टिक का बॉल है, इधर आते हैं, ये प्लास्टिक का बॉल है, ये प्लास्टिक का बॉल है जी, ऐसे बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आए। ये है प्लास्टिक का बॉल, फुटबॉल मान लो, है ना, प्लास्टिक है, या मान लो लकड़ी का बॉल है। इसके अंदर में अगर चार्ज रखेंगे तो अंदर में रहेगा, बाहर रखेंगे तो बाहर में रहेगा, जहाँ रख देंगे वहीं रह जाएगा। और ये है देखो लोहे का बॉल, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जैसे चार्ज अंदर रखिएगा ना, आप छोड़िएगा अंदर, इसको आ जाएगा ये बाहर, सब यहाँ पर आ जाएगा, सब आ जाएगा यहाँ पर, अंदर जगह छोड़ देगा खाली, अंदर हो जाएगा खाली, सब आ जाएगा बाहर। आप रखिएगा अंदर, आ जाएगा बाहर। क्यों बोलो तो कोई आदमी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, 50% सही जवाब आया। और बोलो, और कोई सोचो, क्यों आएगा, फ्रिक्शन के कारण, ना, और सोचिए, बोलो, बॉडी चार्ज रहता है, नहीं, थोड़ा सा भी सही जवाब नहीं आ रहा है। और कोई सोचिए, हिंट दे दें, हिंट में आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग तेज़ हैं। सुनो, हाँ बोलो, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन के कारण। हम बोल रहे हैं कि अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, अच्छा, तो तुम थोड़ा सा और आगे निकल गए जी, ये थोड़ा सा आगे का सोचने लगा है लड़का। याद कीजिए, इससे पहले क्या बताए थे कि सेम अगर आवेश होगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, जो अगर प्लस को साथ में लाओगे, इसके पास भी खूब पैसा, इसके पास भी खूब पैसा, बोलेगा भैया हमको आप अपना रखिए खुश, हम अपना खुश रहते हैं, मेरे दोनों पास पैसा है तो क्या टेंशन, दूर ना करेगा दोनों एक दूसरे को। सुनो, यहाँ भी तो सर दोनों के पास प्लस चार्ज है, ये भी तो दूर कर रहा था, लेकिन दूर तो कर रहा है, लेकिन ये जाने के लिए इसके पास रास्ता नहीं है, चल ही नहीं सकता। किस पर बैठा हुआ है, ये बोल लकड़ी पर बैठा हुआ है, तो लकड़ी पर अगर बैठा हुआ है चार्ज, तो लकड़ी पर चल ही नहीं सकता है, तो दूर देखो, ये चार्ज पर फोर्स लगा रहा, बोल रहा भैया तुम दूर जाओ, तुम इधर से दूर जाओ, लेकिन ये दोनों दूर नहीं जा पा रहा। बोलो क्यों नहीं जा पा रहा, चूंकि ये है अभी लकड़ी, और मिल गया इसको कौन, चल लो, हाँ मतलब आयरन मिल गया इसको, तो आयरन मिल गया तो क्या हुआ, दोनों चार्ज को रखा अंदर में सटा के, दोनों बोला भैया तुम उधर जाओ हम इधर जाते हैं, दोनों एक दूसरे को लगाया फोर्स, तो जाने के लिए रास्ता है इसके पास, कंडक्टर में चल सकता है, चार्ज आराम से चल सकता है, एक जगह दूसरे के जा सकता है। तो ये चलते इधर पहुंच गया, चलते इधर पहुंच गया, सब आके कोना में, उससे आगे कहीं नहीं गया। बोलो
उससे आगे बाहर में रास्ते नहीं जाने का उसको है ना जी, रास्ता है, ये तो हवा ना आ गई, आप कहाँ जाएगा चल के। अरे पुल पर आप चल रहे, पुल खत्म हो गया तो उसके आगे कहाँ जाइएगा। मतलब कहने का ये, जहाँ तक चलना था चला गया, लास्ट में आके सरफेस पर बैठा हुआ चुपचाप से। यहाँ से किसी को कोई इसको लोहा जैसे हटा देगा, फिर लोहे में आ जाएगा खट से ही, और दूर भागना चाह रहा है। ये देखो भागना चाह रहा है दूर, अभी भी फोर्स लगा रहा है, ये कह रहा है भैया और तुम दूर जाओ, ये बोल रहा और दूर जाओ, लेकिन अब जाने के लिए इसके पास जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, आगे पुल ही नहीं बचा है। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर लोहा सटा दो तो कट से ये वाला इसके अंदर घुस के यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर तब तक दूर भागता रहेगा जब तक उसको रास्ता मिलता रहेगा। क्योंकि ये लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल ईच अदर। पानी पीना है, चलिए बनाइए फिगर। हाँ जी, रेजिस्टेंस के कारण भी है। अभी हम लोग यही जानेंगे कि लाइक चार्ज क्या होता है, दूसरे को दूर करता है। अरे दूर तो करना चाह रहा है लेकिन इसमें रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ये चल नहीं सकता, इसमें रुकावट है, इसके जहाँ पर रख देगा वहीं पर रहेगा ये। अभी चूँकि हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और ये पढ़े हैं सेमीकंडक्टर, उसी हिसाब से हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। फिर वही बात बोलेंगे, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जितना भी हमारे पास मटेरियल है, कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल, रबर है, चाहे ग्लास है, चाहे आपका क्या लकड़ी कहिए या प्लास्टिक कहिए, ये सब में बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। इतना रेजिस्टेंस है कि करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। लिखो, फिगर बनाइए, तो फिगर बनाइए, फिगर बनाए दाएं बाएं दोनों फिगर लिखे, इसको पॉइंट को आप लोग लिख लिए पॉइंट। इसमें क्या बोलेंगे, आवेश का अध्ययन, आवेश के रुके हुए अवस्था में आवेश का अध्ययन क्या होता है, आवेश चलते हुए अवस्था में किया जाएगा तो उसको बोलेंगे। और आवेश जब चलता है ना तो इसमें अलग अलग गुण होता है जी। आवेश रुका हुआ है तो अलग अलग गुण होता है। रुका हुआ आवेश का अपना खूबी है और चल रहा आवेश तो उसका अपना खूबी है। रुके हुए आवेश का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है डेली लाइफ में, लेकिन जो आवेश चल रहा है उसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बॉल जल रहा है, ये आवेश चल रहा है तभी बॉल जल रहा है। जैसे अभी पंखा चला देंगे, पंखा घूम रहा है, तो ये आवेश जब तक फ्लो नहीं करेगा ना बॉल जलेगा, ना पंखा चलेगा, ना वॉशिंग मशीन, ना गीजर, ना हीटर, कुछ नहीं, मोबाइल वगैरह कोई चार्ज नहीं होगा। ये जो चार्ज चल रहा है, दौड़ रहा है, उसी के कारण ये सब आपको दिख रहा है डेली लाइफ में इसका। तो यही हमको ज़्यादा पढ़ना है। तो चलो यहाँ से शुरू करेंगे, बोलो आप लोगों को जाना है, चलिए समेट लीजिए, इन लोगों को निकलने दीजिए। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे, और जो टॉपिक अभी पढ़ाएंगे उसको देख के आओगी, ठीक है, और उसको लिख के आना है घर से। मेन टॉपिक पर हम लोग अब आ रहे हैं जी धीरे धीरे। कंडक्शन ऑफ चार्ज, कंडक्शन ऑफ चार्ज, दो टॉपिक इसके बाद मेन है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस दो तो बता के ख़त्म कर देंगे आज। कंडक्शन ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों का चालन, आवेशों का चालन, चलना, आवेश का चलना ही का नाम होता है जी कंडक्शन ऑफ चार्ज। नाम भी साफ साफ दिख रहा है, आवेश का कंडक्शन होना चाहिए, आवेश चलना चाहिए और कुछ नहीं है। लिखिए, इफ़ चार्ज फ्लो यानी चार्ज बह रहा है जी, फ्लो कर रहा है, फ्लो थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू another place is called conduction of charge, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। तुम हिंदी में लिख रही हो, इंग्लिश में लिख रही हो मारिया? हिंदी में या इंग्लिश में? हेडिंग लिख रही हो, अभी क्या लिखोगी, हिंदी या इंग्लिश, ये बताओ जल्दी। हिंदी दोनों लिख रही हो? हाँ, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में कैसे लिखोगी, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को आवेश का चालन कहते हैं। हिंदी में कैसे लिखा हो? हिंदी में लिखा आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आवेश का ऐसे लिखो, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आवेश का क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। कैसे चलेगा आवेश? देखो जी, मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है, लोहे का एक टुकड़ा है, रॉड है जी, लोहे का एक रॉड है। अब इसमें हमने 4 ठो आवेश दे दिया, 4 ठो क्या दे दिया इसके अंदर, प्लस 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 प्लस। अब बताओ क्या ये आवेश यहाँ पर रहेगा? बोलो तो जी, क्या ये यहाँ रहेगा ना? इसको दूर करना चाहेगा, इसको दूर करना चाहेगा, तो ये धीरे धीरे चल के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये धीरे धीरे चल के कहाँ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ये इसको दूर करेगा
ये इधर धीरे धीरे चल के इधर आ जाएगा, ये धीरे धीरे चल के इधर आ जाएगा। अभी ये इसको धक्का देगा, बोलेगा ये तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। ये पता चला ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। तो देखो चार्ज कहाँ दिए थे, यहाँ पहुँच गया, यहाँ दोनों अपना कोना पर खुश है। चार्ज चारों कोना कोना पर आ चुका है, यानी कि एक जगह बैठा क्या चलने लगा ना चार्ज जी। इसी को बोलते हैं आवेशों का चालन। यही काम अभी अपने आप हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके फिर चार्ज को चलवाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या इसमें गुण होता है। तो ये मान लीजिए कॉपर का हमारे पास रॉड है, कॉपर रॉड है। कॉपर रॉड में क्या हुआ है जी, चार्ज हम दिए थे 4 ठो अंदर में, और चलते 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 सब आ गया है, कोना कोना आगे पकड़ लिया, 4 कोना आगे पकड़ लिया। तो इसको बोलते हैं आवेश का चालन। जब चार्ज जो है चालक के अंदर चलने लगे एक स्थान से दूसरे जाने लगे, इसी को बोलते हैं आवेशों का चालन। फिगर बनाइए, फिनिश कीजिए। आते हैं विद्युत क्षेत्र पर। आगे हम लोग मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। ध्यान से सीखिएगा इसको, विद्युत क्षेत्र। पहले डेफिनेशन हम इंग्लिश में लिखा देते हैं, फिर हिंदी में बताते हैं। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। छोड़ दो उसको। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझाते हैं फिर। द इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी वाले रुक जाइएगा अगर लिखना चाहेंगे हिंदी में। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू चार्ज, इज द स्पेस। ये क्या होता है, एक स्पेस होता है। इज द स्पेस, इस जगह है जी, स्पेस around the charge in which, जिसमें के in which any other charge experiences a force of attraction or repulsion। यही है अपना पूरा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। 2-3 ठो बात और इसके नीचे लिखेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, तुम लिखा हो क्या हिंदी इंग्लिश में, हैवी हेडिंग लिखी हो? हाँ देखो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए किसी आवेश के, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज द स्पेस, ये स्पेस है, अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से सुनो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हो गया? क्या कर रही हो? लो मेरे पास, ठीक है। अरे उसको एक आध 2 लाइन को रंग, पूरे पेजे को रंग लोगी। देखो लड़की, वो एक ही दिन में सब खत्म हो जाएगा। वो हाथी दी, पढ़ो क्या लिखी, जल्दी से पढ़ो। हाँ, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का लिखे, एक वर्ड आया देखो, जहाँ तक कोई अन्य आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, लगभग ठीक लिखियो। सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देंगे सब लोग। अनस यहाँ ध्यान दो। देखो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो किसी चार्ज के कारण, द फैज
यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो इसको। इज द स्पेस, ये क्या होता है, एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मान लीजिए यहाँ पर 1 कूलाम का चार्ज बैठा हुआ है, क्यों कितना है, मान लीजिए 1 कूलाम का चार्ज है। तो इस चार्ज के, ये जो चार्ज है हमारे पास, ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ एक स्पेस है, देखो इसके चारों तरफ का वो जगह, देखो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, जहां कोई और दूसरे चार्ज को लाइएगा ना तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। मान के चलो ये प्लस चार्ज, ये कैसा चार्ज है जी, प्लस चार्ज। अब बताओ प्लस चार्ज को इसके अंदर अगर लाएंगे, देखो एक प्लस चार्ज को यहाँ से पकड़ के लाया, दूसरा प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, इसको यहाँ तक लाया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लाया कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसके अंदर घुसे उस पर एक फोर्स लगने लगा। प्लस प्लस चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को दूर करता है। जैसे इधर से अंदर घुसे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना था, लेकिन यहाँ के बाद जैसे अंदर आए तो इस पर क्या लगने लगा, एक फोर्स, और उधर भेजने लगा, उसको पीछे करने लगा। इसका मतलब ये वाला एरिया क्या है, इस चार्ज का एरिया है। इस चार्ज के एरिया में अगर कोई दूसरा आदमी घुस जाएगा तो क्या होगा, उस पर एक ये फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ क्या हो सकता है, बोलो रिपल्शन। रिपल्शन कब लगेगा, बोलिए, रिपल्शन तब लगेगा सर जब अगर निगेटिव चार्ज लाएंगे। देखो निगेटिव चार्ज मान लो हमने यहाँ पर लाया, निगेटिव चार्ज यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना था, एकदम आराम से आया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर घुसा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कैसे खींच लिया इसको, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास कैसे चार्ज है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या करता है, खींचता है। मतलब इस एरिया के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर लगेगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस एरिया के अंदर अगर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या लगेगा उस पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला जो एरिया है चार्ज के चारों ओर का, नॉट ओनली, जैसे देखो यहाँ पर चार्ज है, ये चार्ज का ये वाला एरिया इधर चारों तरफ, यहाँ पर जैसे कोई चार्ज को खींच लिया या तो दूर कर दिया, तो ये वाला जो एरिया आप इसका चारों तरफ देख रहे हैं यही कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फेरिकल में सोचिए, स्फेरिकल में जैसे मान लो वो हमारे पास ये है, अब बीच में इसके अंदर में बैठा हुआ क्या, ये मान लीजिए हमारे पास स्फेयर है, देखो जी ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पर कौन बैठा हुआ है, चार्ज, ये वाला चार्ज बैठा हुआ है, ये वाला चार्ज क्यू सेंटर पर बैठा हुआ है, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जैसे कोई आदमी घुसा चार्ज, प्लस घुसेगा तो कहाँ जाएगा, दूर करेगा, अब माइनस जाएगा तो क्या करेगा, उसको खींच लेगा। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये जो स्पेस चारों तरफ है यही कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है। ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला ये है विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई, देखो जी यहाँ पर बैठा हुआ है कितना चार्ज, यहाँ पर बैठा हुआ है 0.5 कूलाम का चार्ज, यहाँ ध्यान दो, लाओ उसको, हो गया उसका काम खत्म, लाओ। देखो यहाँ पर बैठा हुआ है कितना, 0.5 कूलाम, यहाँ कितना कूलाम था, 1 कूलाम, यहाँ पर कितना हो गया, आधा कूलाम। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मान लो प्लस चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना सा होगा। बोलो तो दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको, बोलो तो क्या फर्क दिखा, यस सर, चार्ज 1 कूलाम का है तो उसका ज़्यादा फील्ड है, चार्ज आधा कूलाम का है तो कितना हो गया, फील्ड कम हो गया। यानी कि चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ उतना ज़्यादा होगा। यानी कि अब ये जो खींचेगा ये थोड़ा सा और कम दूरी तक को खींच सकता है, ये देखो ना, जितना ज़्यादा पावरफुल उतना दूर तक को खींच लेगा अपने पास, या उतना दूर से उसको फोर्स लगाएगा, दूर भेजेगा। लेकिन इस पर इसके पास चार्ज कितना है, बोलिए 0.5 कूलाम का, कम चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई, तो क्या समझ में आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसके चारों तरफ उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दोनों फिगर बनाइए और पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड depends upon amount of charge पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बोलिए ज़्यादा होगा। अगर इफ़ अमाउंट ऑफ चार्ज इज मोर, इफ़ अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि अगर चार्ज की मात्रा ज़्यादा है जी, अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ मोर, ज़्यादा है, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज ऑल्सो मोर, ऑल्सो मोर, ये भी ज़्यादा होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका ज़्यादा होगा, है ना। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। इफ़ लेस अमाउंट ऑफ चार्ज, लेस अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस पावर, पावर भी इसमें कम हो जाएगा जी, दूर तक को नहीं खींच पाएगा, दूर तक को दूर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा, मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 कूलाम चार्ज, बोलो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, 5 कूलाम चार्ज, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसका। ये देखो इस एरिया तक में जो चार्ज जैसे घुसेगा इसके अंदर खींच लेगा अपने पास या तो दूर करेगा अपने, इतना बड़ा फील्ड इसका हो गया। जितना ज़्यादा चार्ज उतना बड़ा उसका फील्ड, समझ रहे हैं, जितना पावरफुल आदमी उतना दूर तक उसका बात माना जाएगा, है ना जी। सेंटर पर जैसे ये बैठा हुआ है, जितना ज़्यादा पावरफुल, जैसे मैग्नेट सोचो ना, जितना ज़्यादा मैग्नेट में पावर है दूर तक को खींच लेगा। उसी तरह से हर चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फील्ड डिपेंड करता है जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फील्ड। चलिए जी, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो होगा वो पॉजिटिव फील्ड होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है, बोलो, हटा दें इसको, लेना है, गंदा है लेकिन ध्यान से, गर्दा एकदम लगा हुआ है, इस्तेमाल ना हो रहा ठीक से। ये वाला पॉइंट लिख दीजिए। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ना, ऐसे लिखिए, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ पॉजिटिव फील्ड होगा, ठीक है, और निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, निगेटिव फील्ड होगा। कैसे लिखा गया इसको, हाँ ऐसे लिख दो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, and electric field due to negative charge is negative। चलो हो गया, इसका काम हो गया, रखो वहीं रखो, हाँ रखो वहीं पर, उसको गिराओगी फिर। लिखो पॉजिटिव धनात्मक आवेश का फील्ड धनात्मक होता है, कैसे लिखोगी मारिया, ऐसे लिखोगी, धनात्मक आवेश का फील्ड, धनात्मक आवेश के चारों तरफ या फील्ड, धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र धनात्मक होता है और ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक होता है, ऐसे लिखिएगा बस। ये सब हिंदी में लिख ली हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के परिमाप पर डिपेंड करता है ना। लिखिए उसको, फिगर बनाइए, फिगर कहाँ बना हुआ, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। इसको क्या लिखिए, पढ़ो तो इसके जगह पर क्या लिखिए, अभी ना लिखिए, इसको इंग्लिश में लिखिए। हो समझ में आया, क्या बोलोगे इसको, बोलो हिंदी में अपने लैंग्वेज में, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र आवेश के परिमाप पर निर्भर करता है। आवेश का परिमाप जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, आवेश का परिमाप जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उतना कम होगा। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र आवेश के परिमाप पर, परिमाण पर भी लिख सकते हैं, परिमाण पर निर्भर करता है। आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, आवेश का परिमाण जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। बात समझ में आई जी। यानी किसी भी चार्ज के कारण चारों तरफ एक फील्ड होता है, उसी का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जी, इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे ना कि अगर सर हम यहाँ पर एक ठो मार्कर को रगड़ के चार्ज कर दिए थे तो छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करता है, अपनी तरफ खींच रहा था। तो कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर बीच में कनेक्शन जो खींच ले रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या बन गया, जैसे ये चार्ज हुआ तो उसके चारों तरफ क्या गया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। वही फील्ड के कारण क्या हो रहा है, अगला आदमी खिंचा जा रहा है, प्लस वाला
माइनस से खींचा जा रहा है, माइनस वाला प्लस से खींचा जा रहा है ना, रख रहे थे उस दिन, मार्कर को याद आ रहा है, रगड़ के ये देखो चार्ज कर दिए, और जैसे ये चार्ज हुआ तो चारों तरफ एक फील्ड आ गया, यही वाला फील्ड, और इसी फील्ड के कारण क्या हो रहा है, ये खींच ले रहा है एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। तो देखो जी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग देखते हैं नोटेशन कैसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, छोटा सा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे पॉइंट को लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेफिनेशन अच्छे से देख के आइएगा, समझ के आइएगा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में मज़ा आएगा। 1 घंटा भी हो गया जी। आगे बढ़ाएं टॉपिक, क्या यहीं पर स्टॉप करें आज? इसके बाद आ रहा है मेन टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विभव आज स्टार्ट करें कि कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें? विद्युत विभव आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा आप लोगों का? अच्छा हाँ, अच्छा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है, इसको देख लीजिए, इसका डायग्राम कैसा बनता है। सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिखेगा, आँख से तो नहीं दिखता है, तो इसको मकरे के एक जाला से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, ऐसे बाहर की तरफ तीर का निशान ऐसे निकलता हुआ। ये जैसे मकड़ी का जाला कैसे रहता है चारों तरफ फैला हुआ, वैसा होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कैसा होगा, बाहर की तरफ लाइन सब निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसको बोलते हैं। ये है इसका चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखो, अगर मान लो चार्ज निगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, चार्ज अगर निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है, फील्ड बाहर से अंदर की तरफ आता है ना। लाइंस कैसे दिखाएंगे इसको? ऐसे करके, ऐसे करके, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की, ऐसे करके आ रहा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर निकलता हुआ रहेगा और निगेटिव चार्ज से अंदर आता हुआ रहेगा। ये है पॉजिटिव और निगेटिव फील्ड का पहचान। और आइए देखो, और अगर सर एक तो पॉजिटिव चार्ज एक तो निगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या होगा? अभी राइटिंग स्टॉप करेंगे, रुक जाइए, एक मिनट ज़रा सा। नंबर 3 में अगर मान लो एक तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक तो कैसा आ गया, निगेटिव चार्ज, तो सर कैसे फील्ड बनेगा? अभी सीखे, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसा होता है, बाहर निकलता है, लाइंस कैसा निकलता है, बाहर। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सुनो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, निगेटिव में जाके क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, समा जाएगा। यानी कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। फिर से देखिए, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आके ऐसे ख़त्म हो, इसमें घुस जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। यानी ऐसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ आके समाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, इधर समाएगा। बहुत सारा लाइन्स निकलेगा, एक तो नहीं है, यहाँ लाखों करोड़ों लाइन्स है जो ऐसे निकलेगा, इधर आके समाएगा। इधर से और भी लाइन सब निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, और घूम के यहाँ आके फिर ऐसे इसमें समा जाएगा, इंटर कर जाएगा ऐसे करके। बात समझ में आई? बोलिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर प्लस चार्ज है, एक तो माइनस चार्ज बगल में बैठा हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, एक जगह से ऐसे निकल रहा होगा, दूसरे में जाके इंटर कर रहा होगा। ये वाला हटा भी सकते हैं, ठीक है, लग रहा था देखने। लिखो जल्दी से। ये लाइन ख़त्म नहीं हुआ, देखो जी, ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जाके फिर समाएगा। तो मेरे पास कागज़ का एक पन्ना बना रहे हैं ना, हम कागज़ का एक पन्ना बना रहे हैं, पन्ना ही ख़त्म हो गया मेरा। जैसे मेरे पास बोर्ड है, आप तो कागज़ के एक पेज पर बना रहे हैं, बहुत सारा लाइन, लाखों करोड़ लाइन्स निकलेगा। ऐसा ही लाइन्स फिर जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, एकदम मैग्नेट का फील्ड ऐसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से, खत्म, वहाँ नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है जी, सिमिलर चीज़ आपको देखेगा, अब कुछ अलग भी चीज़ है, उसको भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा है प्लस चार्ज, ये हमारा है माइनस चार्ज। देखो, अगर हमारे पास यहाँ मान लीजिए जो चार्ज बैठा हुआ है, मान लेते हैं ये चार्ज है 1 कूलाम का। कितना कूलाम का है?
1 कूलाम का। तो 1 कूलाम के चार्ज से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर 8 ठो निकला है, देखो जी ऐसे करके 8 ठो निकल रहा है बाहर की तरफ, 8 तो 2 कूलाम पर कितना निकलेगा? हाँ बोलो जी सादिया, अगर चार्ज 2 कूलाम का कर दिए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, लाइंस बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि ये लाइंस बताता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अब जो निकलने वाला है वो 8 दूनी कितना हो जाएगा बोलो? 16 हो जाएगा जी, 16। यानी कि अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा ये दूर तक को खींचेगा, पास में लाएगा। बस समझ में आ रहे हैं? जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? लो वो वाला चीज़ हमको दे दो तो पीछे जो रखा हुआ है। 2 मिनट, 1 ही मिनट लगेगा। लो लिखो नोट में, छोड़ो हटाओ, आप ज़्यादा हम नहीं लिखाते हैं फिगर में। नोट लिखिए। लिखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, स्टार मार्क के लिखिएगा, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। नोटेशन में लिखाते हैं, देखो प्लस चार्ज से आउटवर्ड, बाहर की तरफ। देखो प्लस चार्ज से कैसे निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो सिंबल में लिख देते हैं आउटवर्ड होगा, ठीक है। और माइनस चार्ज से कैसा होगा बोलो? अंदर की तरफ, इनवर्ड होगा। हम तीर का निशान ये लगा देते हैं, इनवर्ड। चलो 2 लाइन ऐसे ही हो गया, खेल खत्म। अच्छा सुनिए, अगर हमारे पास, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है कि डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों जो है ना एक दूसरे को कभी नहीं काटता। देखो यहाँ पर से यहाँ जो लाइन जा रहा है, लाखों करोड़ लाइन्स है, ठीक है, लाखों करोड़, हाँ। डोंट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ से लाखों करोड़ लाइन निकल, यहाँ से भी निकल रहा है, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। 2 लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, कट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। कोई भी 2 लाइन आपस में ऐसे कटता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और ये बनाता है डोंट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट, चलो लिख देते हैं, या नॉट फॉर्म, सीधा लिखिए, नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या? जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हुआ, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा। देखो प्लस से स्टार्ट हुआ, माइनस पे जाके खत्म हो गया, फिर घूम के आया इसके पास नहीं आया। जैसे आप पढ़िएगा ना चुंबक में, तो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है, और साउथ से फिर निकल के ऐसे घूम के आता है फिर नॉर्थ पोल में, ऐसे ऐसे चलता है। चुंबक कोई पढ़े हैं? हल्का सा भी मैग्नेट न पढ़े। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल से, यहाँ से नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाके समाता है, गोल गोल लूप बनाता है। यहाँ पर कोई लूप नहीं बनाता। प्लस से निकलता है, माइनस पर जाके क्या होता है बोलो? खत्म होता है। तो नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और ये जो निकलता है स्ट्रेच लाइक रबर भी छोड़ सकते हैं नॉर्मली। चलो ये सरफेस पर कैसा होता है? सरफेस पर ये होता है, जो सरफेस होता है सरफेस पर नॉर्मल एट सरफेस। चलो जी, ये जो आप देख रहे हैं इंटर या आउट कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इन करेगा या तो आउट करेगा। यहाँ से भी निकलेगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इन या आउट करेगा, ठीक है। क्लोज लूप नहीं बनाता। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें V बराबर आएगा W/Q, जिसको आप लोग कहते हैं वोल्ट, है ना, जूल पर कूलाम, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। अब आ गया आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। जितना अभी तक पढ़ाए हैं आप उसको ज़रा सा अच्छे से देख के आइएगा, समझ के आइएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है।